गुलाबी और सफेद रंग से सजा ये बेडरूम बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिसके पर्दे गुलाबी थे, गुलदान में रखे फूल भी गुलाबी थे और इस शानदार कमरे में सजा एक जहाजी साइज का बेड जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े सफेद रंग के पर लगे हुए थे और छत से चांद तारे लटके हुए थे। और उस बड़े से बेड के बीचों बीच सफेद मखमली रजाई में सोई थी गुलाबी और सफेद रंग की एक खूबसूरत परी जैसी राजकुमारी, जिसका नाम था जान। और उसके बेड के किनारे पर 3 आदमी सफेद कपड़े पहने खड़े थे। बीच वाला आदमी वो सफेद कुर्ते और सफेद धोती में था, जिसकी उम्र लगभग 50-55 थी, जिनका नाम था देविंदर गुजराल, जो इस परी पैकर के प्यारे पापा थे। ये देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बिजनेस की दुनिया में ये जाना माना नाम थे। दुनिया भर में इनके टेक्सटाइल का बिजनेस फैला था। अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक थे। कुछ साल पहले ये इतने अमीर नहीं थे, लेकिन जान के पैदा होते ही उन पर नोटों की बारिश होने लगी थी और ये बात सबके लिए हैरानी की थी कि उन्होंने टेक्सटाइल के बिजनेस से इतना पैसा कमा लिया। बाई तरफ खड़ा था उनका सबसे बड़ा बेटा विक्रम गुजराल उर्फ विक्की, जिसके उम्र 35 साल थी, जो जान का बड़ा भाई था, जो हैंडसम था और काफी तेज दिमाग भी था और गुस्से का बहुत तेज था। वो बिना सोचे समझे सामने वाले को उसकी औकात दिखा देता था। दाई तरफ सफेद टी शर्ट और ब्लैक लोअर में खड़ा था देविंदर गुजराल का छोटा बेटा विशाल गुजराल, जिसकी उम्र 28 साल थी। वो एक मनचला दीवाना था, जिस पर पैसा और खूबसूरती दोनों थी, इसलिए हर वक्त लड़कियों में घिरा रहता था। खूबसूरत लड़कियों का खास आशिक था और वो तीनों ही उस परी जैसी लड़की के बैग किनारे आंखें बंद करे खड़े थे, क्योंकि वो उठने के बाद सबसे पहले चेहरा अपनी इस जान का देखते थे, जिसमें उन तीनों की जान बसी थी। इसलिए उसका नाम भी इन्होंने जान रखा था। जान गुजराल खानदान में 100 साल बाद पैदा होने वाली पहली लड़की थी, जो बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी। और उसके पैदा होते ही देविंदर गुजराल ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की शुरू कर दी थी। इसलिए वो तीनों जान को अपने लिए लकी मानते थे और यही वजह थी कि वो जान का चेहरा देखे बिना दिन की शुरुआत नहीं करते थे। राजकुमारी जान राजकुमारी एक 7 साल की बेहद हसीन और जान लड़की। सिर्फ खूबसूरत कहना उसके लिए काफी नहीं था, वो बेपनाह हसीन थी कि जो कोई एक बार उसको देख लेता वो पलटना भूल जाता, पलके झपकना भूल जाता। वो सर से लेकर पैर तक कयामत हुस्न रखती थी। उसके काले रेशमी घटा जैसे घने बाल जो उसके हिप से नीचे थे, चांद जैसा रोशन माथा, छोटी सी पतली सी नाक जिसमें हीरे की नौसपिन लिशकारे मारती थी, बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, उन पर घनी पलके, पतले गुलाबी कटावदार गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, गोल बटुआ सा चेहरा और उसके सफेद रुई जैसे फूले फूले गाल जिस पर हर वक्त गुलाबी रंग झलकता रहता था। और कुदरत ने उसके हुस्न को नजर से बचाने के लिए उसके हर नैन नक्श पर तिल दिया था। एक तिल उसके नाक की साइड में था, एक गाल पर, एक उसकी खूबसूरत थोड़ी पर और एक उसकी लंबी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन पर, जो देखने वालों का दिल लूट लेते थे। जान 18 साल की होने वाली थी, लेकिन वो कद काठी से 15-16 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। बहुत नाजुक मोम की सी, कांच की सी गुड़िया। उसके परिवार वाले उससे ऊंची आवाज में भी नहीं बोलते थे, कहीं ये कांच की गुड़िया एक ठसक से ही टूट ना जाए। उसको किसी नाजुक फूल की तरह संभाल कर रखते थे। उसके एक आंसू पर देविंदर गुजराल और उसके भाई खून की नदियां बहाने का इरादा रखते थे। इसलिए कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, जान को गुस्सा दिखाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। जान की मम्मी को 3 महीने पहले ब्लैक बीस्ट बहुत भयानक तरीके से मार चुका था, लेकिन उसके पापा और भाइयों ने जान को ब्लैक बीस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था। बस उसको इतना पता था उसकी माँ की मौत एक हादसे में हुई है। उससे ये सब कहने की वजह यही थी कि वो जान के चेहरे पर डर नहीं देखना चाहते थे। और जान को अपनी माँ के जाने का एहसास ज्यादा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी माँ से ज्यादा बाप और भाइयों के ज्यादा करीब थी। वो लोग उसके सामने किसी भी ब्लैक बीस्ट का जिक्र तक नहीं करते थे, कहीं वो डर ना जाए, ना किसी और को करने देते थे। जान बाहर की दुनिया से भी बिल्कुल अनजान थी। उसकी दुनिया बस उसका महल जैसा घर या दोस्त थे। अगर वो कहीं जाती तो उसके साथ गार्ड या कोई भरोसेमंद आदमी जाता था, क्योंकि उसके बाप और भाई के लिए वो किसी अनमोल हीरे की तरह थी जिसकी वो अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते थे। जान के मामले में वो किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते थे। ये थी जान की दुनिया।
अब उसके बाप और भाई ने तीनों ने आंखें खोली और बारी बारी सोती हुई जान का माथा चूमकर बाहर निकल गए थे। और अब जान सोकर उठी तो उसकी तीनों केयरटेकर्स उसके पास खड़ी थी। किसी के हाथ में उसकी बनी वाली स्लीपर्स थी तो किसी के हाथ में उसका टूथब्रश, और जैसे ही वो अंगड़ाई लेते हुए उठी तो तुरंत उसकी नैनी ने उसको स्लीपर्स पहनाए और दोनों उसको अंदर वॉशरूम में ले गई, जिसकी आंखें अभी भी नींद में बोझल थी। अब वो बाथटब में बैठ गई और उसकी माँ की उम्र की एक मेड अंदर आई और उसको ब्रश कराया और फिर उसको नहलाया। वो जान को उसके बचपन से नहलाती आ रही थी, इसलिए जान आज तक उनसे नहाती थी। उन्होंने और एक और नौकरानी ने जान के लंबे बालों में शैम्पू किया, जान की कमर और हाथ पैरों पर बॉडी वॉश लगाया। जान बच्चों की तरह बाथटब में बैठी उसमें पड़े डक से खेल रही थी और वो दोनों उसको देखकर हंसकर बोली, जान बेबी आप 2 दिन बाद 18 साल की हो जाएगी, लेकिन आज भी बच्ची ही है। तब जान ने दांत दिखाकर अपनी कोयल जैसी आवाज में कहा, बी अम्मा तो क्या 18 साल की लड़कियां बड़ी हो जाती हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं जान बेबी, वो छोटी ही होती है, लेकिन आप तो बिल्कुल आज भी 5 साल वाली जान ही है। तभी पीछे से एक लड़की ने कहा, जानू मेरी जान, जल्दी बाहर आ जाओ, आपके दोनों भाई और आपके पापा ने अभी तक आपके इंतजार में एक निवाला भी मुंह से नहीं उतारा है। और तभी जान की पूरी आंखें खुल गई। अगर ये तीनों मर्द जान पर जान देते थे तो जान की जान भी इन तीनों में बसी थी। अब जान ने उन दोनों केयरटेकर से कहा, जाए जल्दी जाए, मेरे को खुद नहाना है, पापा भूखे बैठे हैं। और वो दोनों हंसती हुई बाहर आ गई और उनके साथ वो खूबसूरत लड़की जिसका नाम दिव्या था, जो दविंदर गुजराल के पा की बेटी थी। वो जान से 3 साल बड़ी थी। उसकी माँ की बीमारी में डेथ हो गई थी। घर में और कोई नहीं था, इसलिए दविंदर गुजराल ने दिव्या को अपने घर में ही रख लिया, क्योंकि दिव्या के पिता अशोक गुप्ता हर वक्त दविंदर गुजराल के साथ रहते थे। और अब जान की भी बहुत अच्छी दोस्ती दिव्या से हो गई थी, इसलिए वो अब परमानेंट गुजराल हाउस में ही रहने लगी थी। और विशाल और दिव्या एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन अभी तक ये बात उन दोनों के बीच में ही, किसी तीसरे को इस बारे में नहीं पता था। अब जान रेडी होकर नीचे आई। उसने सफेद लॉन फ्रॉक पहना था जिस पर गोल्डन मोतियों का काम था, खूबसूरत सा दुपट्टा जो उसके गले से चिपका था, हाथों में गोल्डन चूड़ियां और कान में प्यार से छोटे छोटे झुमकी, और लंबे बालों को एक साइड से पिन किया और बाकी खुले छोड़ दिए। नाजुक दूधिया पैरों में जयपुरी जूते और नाजुक सी गोल्डन पायल जो उसके चलने से छन छन बोल रही थी। वो आसमान से उतरी कोई ही अप्सरा थी। जीने से उतरते हुए उसकी दादी ने उसकी दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। अब वो सबसे पहले अपनी दादी के पास आई और मुस्कुरा कर कहा, पैरी पौना बड़ी अम्मा। तब उसकी दादी ने उसको प्यार से उठाकर अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा, जीती रह मेरी गुड़िया मेरी जान, ऊपर वाला तुझे ढेर सारी खुशियां दे। और अब जान मुस्कुरा कर अपने पापा के पास आई और उनके पैर छूकर फिर उनके गले में बाहें डाली और अपने पापा के गाल पर प्यार किया, और उसके पापा ने उसके माथे को चूम कर कहा, जीता रह मेरा बच्चा, पापा की जान, पापा की परी, मेरे हिस्से की सारी खुशियां मेरी बच्ची को मिल जाए, मेरा बच्चा 100 साल जिए। अब वो विक्की पास और विक्की ने भी उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा, जीती रह मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी परी, भैया की जान। और अब विशाल ने कहा, देख जान मेरे मत चुना, क्योंकि गुड़िया मैं अभी से बुरा होना नहीं चाहता। माना मैं तुझसे 13 साल बड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे पैर छुओगी। तब जान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक विशाल भैया, आप हमें ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए। तब विशाल ने कहा, मेरे शेर, मेरे बच्चा भैया की बेस्ट विशेस हमेशा मेरी इस छोटी सी परी के साथ है। अब उन दोनों ने बारी बारी उसके माथे पर प्यार किया और अब दिव्या के पापा सबसे आशीर्वाद लेने के बाद जान अपने पापा के पास बैठ गई और कहा, चलिए पापा हमें जल्दी से खाना खिलाए, बहुत तेज भूख लगी है। अब उसके पापा ने उसकी प्लेट में खाना उतार कर उसको खिलाने लगे। आज फिर उसकी दादी ने कहा, जान मेरा बच्चा, 2 दिन बाद आप पूरे 18 साल की हो जाएंगी, अब खुद से खाना सीखिए। कल को आप दूसरे घर जाएगी, क्या वहाँ भी पापा खाना खिलाने आएंगे? तब जान ने मासूमियत से कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे बड़ी अम्मा, हम हमेशा अपने पापा के साथ रहेंगे, है ना पापा? उसने पापा की तरफ देखते हुए कहा। तब उसके पापा ने उसकी मुंह में निवाला देते हुए उसके सर पर प्यार करते हुए कहा, बिल्कुल, हम अपनी जान को कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे।
तभी दरवाजे से देविंदर के बड़े भाई जितेंद्र और उनका बेटा नीरज और उसकी बीवी काव्या अंदर आए। अब काव्या ने कहा, मेरी जान, जब आपकी शादी होगी तो आपका हस्बैंड आपको अपने घर ले जाएगा, तब आपको खुद से खाना पड़ेगा, बल्कि बनाना भी पड़ सकता है। तब जान ने होंठ पिचका कर कहा, हम ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं करेंगे जो हमें अपने साथ ले जाए, बल्कि उससे शादी करेंगे जो हमें खुद खाना बनाकर खिलाएगा, बल्कि हर काम हमारी मर्जी से करेगा। हम कहेंगे खा तो खाएगा, हम कहेंगे उठ तो उठेगा, हम कहेंगे बैठ तो बैठेगा, हम कहेंगे चल तो चलेगा, जो भी हम कहेंगे तो वो वही करेगा। अब जान ने फिर से अपने पापा की तरफ देखकर तरफदारी चाही और हमेशा की तरह उसके बाप ने उसके सर पर हाथ रख कर मुस्कुरा कर कहा, जी बिल्कुल, जैसा हमारे बच्चा कहेगा वो वैसा ही करेगा, और नहीं करेगा तो हम करवाएंगे, क्योंकि हमारी जान कहीं शादी करके नहीं जाएंगी, बल्कि शादी करके दूल्हा घर लाएगी। तब नीरज ने कहा, वो तो ठीक है चाचा जी, लेकिन इतना आज्ञाकारी तो घर जमाई भी नहीं होता, वो एक रोबोट ही कर सकता है। तब पीछे से आवाज आई तो ये आकाश खुराना जान के लिए रोबोट भी बनने को तैयार है, और अब सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आकाश खुराना देविंदर गुजराल के दोस्त का और बिजनेस पार्टनर का इकलौता बेटा था, और विशाल के बचपन का दोस्त था, जो जान पर उसके बचपन से ही फिदा था, और ये बात सबको पता थी। और आकाश जान के लिए सबको पसंद भी था, लेकिन वो जान की बिना मर्जी के कोई फैसला लेना नहीं चाहते थे, और जब तक जान समझदार नहीं हो जाती, इस बारे में किसी ने भी आकाश से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। लेकिन जान आकाश को भैया बोलकर उसका दिल तोड़ देती थी, क्योंकि जान को लगता था वो विशाल भैया का दोस्त है, लेकिन उसने उन दोनों से दोस्ती ही जान के करीब आने के लिए की थी। वो जान से बेहद प्यार करता था, उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। जान को बचपन से ही सबका भर भर कर प्यार मिला था, उसने अपने आसपास नफरत, उदासी, दुख देखा ही नहीं था, या फिर उसको देखने ही नहीं दिया था। अब फिर से जान ने अपने पापा के हाथ से पानी पीते हुए आकाश को आकाश भैया कह दिया, और फिर आकाश ने कहा, जान यार तुम मुझे गाली दे लिया करो, लेकिन भैया मत बोला करो। तब जान ने मासूमियत से कहा, लेकिन क्यों आकाश भैया? तब आकाश ने कहा, यार हम दोनों फ्यूचर में शादी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे भैया ना बुलाकर सिर्फ आकाश बुलाए। तब विशाल ने कहा, आकाश याद रखना जान हमारी जान है, अगर इसकी आंख में एक आंसू भी आया तो तेरे कहाँ से आंसू निकालूंगा, याद रखना। तब आकाश ने कहा, यार तू मुझे डरा तो मत यार, तेरी बहन की जगह मैं रो लिया करूंगा, तू टेंशन क्यों लेता है, लेकिन तेरी बहन को रोने नहीं दूंगा। और अब सब हंसने लगे। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का घना जंगल जो अपने नाम से मशहूर है, जहां आने से पहले हर शिकारी अपने पास ना जाने कितने हथियार लेकर चलता है, क्योंकि उस जंगल में ऐसे ऐसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जो पल भर में सामने वाले को चीर-फाड़ कर रख दे। इसलिए वहां आम आदमियों के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शिकारी भी वही आते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो। लेकिन इन्हीं जंगलों के बीचों बीच 5-6 आदमी जो ब्लैक कलर की लग्जरी कार में सवार होकर आए थे, जो ब्लैक कोट पैंट में थे, लेकिन वो डर के मारे कांप रहे थे और बार बार अपने रुमाल से अपना पसीना साफ कर रहे थे। उनको उस जंगल के जानवरों से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उस ब्लैक बीस्ट नाम के जानवर से डर लग रहा था। वो कभी नहीं आते, डील अगर फायर हॉट की नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी डील थी। वैसे तो वो लोग मामूली नहीं थे, वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया के वो लोग थे जिनके नाम से भी लोग डरते थे। लेकिन जब से ब्लैक बीस्ट का कोहराम मचा था, अब लोगों ने उनसे डरना छोड़ दिया था, क्योंकि लोगों के लिए ये इंसान ही थे जो मारते थे। लेकिन ब्लैक बीस्ट तो एक खतरनाक जानवर था जो मौत से भी बढ़कर सजा देता था। इसलिए ये लोग भी खौफ में थे, क्योंकि पहली बार ब्लैक बीस्ट से मिलने आए थे, क्योंकि ब्लैक बीस्ट ने उनको मिलने का ऑर्डर दिया था और ब्लैक बीस्ट भी उनसे मिलता था जिनसे वो मिलना चाहता था। और ब्लैक बीस्ट जिसकी खातिर मिलने को तैयार हुआ था वो था फ्रांस का एक बड़ा पॉलिटिशियन था जो ब्लैक बीस्ट का खास था। वो था डिएगो कोबनर। इसलिए ब्लैक बीस्ट ने उसकी खातिर मिलने की परमिशन दी थी और अब सिर्फ उसे छोड़कर सबकी जान हल्क में आ चुकी थी, क्योंकि अभी तक कोई भी ब्लैक बीस्ट तक नहीं पहुंच सका। बस एक ही फ्रांस का गवर्नर था जिसका नाम डिएगो बनर था। वो बिल्कुल खामोश और बेफिक्र था। उसके अंदाज से लग रहा था कि इसको यकीन है ब्लैक बीस्ट उसको कुछ नहीं कहेगा, और उन सबको यहाँ तक लाने वाला भी वही था।
लेकिन उन सब आदमियों खड़े खड़े दहशत से उनकी टांगें कांप रही थीं। अब एक आदमी ने अपने बॉस के कान में डरते डरते कहा, ये डिएगो सर इतना रिलैक्स कैसे है, हमारी तो जान गले में आई हुई है। तब उस डॉन ने कहा, जो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा सर बोनजेला स्मगलर था, तीसरा जिम्बाब्वे का वाइस प्रेसिडेंट था, तीसरा साउथ अफ्रीका के बैंकों का मालिक था। वो सब बड़ी हस्ती थे। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता हुआ आया और नीचे उतरने लगा, और उसमें से कुछ मास्क मैन बाहर निकले जिनके सर और चेहरे पर कूपर का ब्लैक रंग का मास्क था जो किसी हांडी की शेप का था, और उन्होंने ब्लैक कोट पेंट पहना था, सीने पर एक बैट बंदी थी और कंधों पर ब्लैक स्टार थे, और वो लोग हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, जिनको देखकर ही उनको अजीब सी दहशत हो रही थी। और उनके बाहर आते ही उन्होंने उन सब के चेहरे पर भी उसी तरह का मास्क पहना दिया जिसमें उनके सर और चेहरा पूरी तरह से ढक चुका था। उस मास्क में उनकी आधी गर्दन तक छुप गई थी। अब वो आदमी उनको हेलीकॉप्टर में अपने साथ बैठा कर ले गए, और इस टाइम उनका दिल पूरी स्पीड से धड़क रहा था। और कुछ देर उड़ान भरने के बाद वो हेलीकॉप्टर एक जगह आकर रुक गया, और फिर उनको बाहर निकाला गया और उनके चेहरे से वो मास्क उतारा गया, तो उन्होंने आंखें मसलकर सामने देखा। ये एक बहुत शानदार कैसल था जिसकी हर चीज अपनी कीमत का आप पता दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात थी, वहाँ हर जगह काली रात के अंधेरे में डूबी हुई थी। फानुस के अंदर लाइट की जगह मोमबत्तियां जगमगा रही थी। उन सबको वहाँ अजीब सी दहशत हो रही थी। अब ब्लैक बीस्ट के आदमियों ने उनको एक शीशे की मेंस के पास रखी चेयर पर बैठा दिया।